मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ, और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी हलचल लेकर। तो आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बात होगी मनोरंजन की भी और खेल का भी, जानेंगे हाल। सावन का आज पहला सोमवार है, तो अलग अलग शिवालयों में कैसे उमड़ा है श्रद्धा का सैलाब, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सावन के पहले सोमवार की ही, क्योंकि आज पहला सोमवार है और इसी वजह से अलग अलग शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो हर जगह से तस्वीरें भी आ रही हैं जहां पर भक्त लाइन में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जलाभिषेक किया जा सके। और आपको दिखा दें कि आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिरों के कपाट खुलने से पहले से ही हजारों श्रद्धालु पवित्र जल, दूध और बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले का उद्घोष। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कालों के काल महाकाल की, जहाँ का अद्भुत नज़ारा है। आज सुबह से ही भक्त वहाँ पर पहुँचे हैं। भक्त आरती के साथ महाकाल का श्रृंगार किया गया। अवंतिका नगरी में लगातार भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। इस दौरान महाकाल मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त भी मौजूद हैं जो कि हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबा महाकाल की पूजन अर्चन चलती है, क्योंकि बाबा महाकाल का श्रावण मास का महीना और प्रथम सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के यहाँ लाखों भक्त लोगों में उत्साह और आनंद का माहौल है। बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई है। भगवान महाकाल को चंदन भांग का श्रृंगार कराया गया। भगवान महाकाल की महाआरती की गई है। इस तरह से बाबा महाकाल के दरबार में प्रथम सोमवार के दिन प्रथम पूजन पुजारी परिवार के द्वारा के साथ ही यह महापर्व प्रारंभ हो चुका है। सिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के पवित्र महीने में सावन का पहला सोमवार है और आज पहली भस्म आरती, दिव्य भस्म आरती हुई, जहां पर आपको बाबा के हम सीधे दर्शन करवाना चाहेंगे। आज सुबह 2:30 बजे बाबा के पट खोले गए। उसके बाद में पंचामृत अभिषेक यहाँ पर किया गया। उसके बाद में यहाँ पर बाबा को 56 भोग लगाया गया। दिव्य भस्म आरती हुई और लाखों लाख श्रद्धालु आज बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो भक्तों की जो तांता है वो किस तरह से लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारों में रात से ही भक्त यहाँ पर लगे हुए हैं। एक जो पवित्र महीना माना जाता है सोमवार का, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन बाबा को जल चढ़ाने से उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और पूरे महीने लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। अभी 2 दिनों में करीब 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन करे हैं। जगह जगह जो प्रशासन है उनने पूरी तमाम व्यवस्थाएं जुटा गई है और आसानी से भक्तों को दर्शन हो सके, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। उज्जैन से टाइम्स नाउ भारत के लिए अमृत बेंडवाल। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं काशी विश्वनाथ, जहां पर आज
जो सावन का पहला सोमवार है, उसी के उपलक्ष्य में पहली मंगल आरती की गई है। कहते हैं कि ब्रह्मांड में अगर भगवान शिव को कोई एक जगह सबसे ज्यादा प्रिय है तो वो है काशी, और यही कारण है कि यहाँ पर अनोखा नजारा देखने को मिलता है। अद्भुत संगम है आस्था का। कांवड़िये बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। रात में शिव भक्त लाइन लगाकर खड़े हैं। इन पर आज सुबह पुष्प वर्षा भी हुई। और सावन के पहले सोमवार में गाजियाबाद से भी अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालु लाइनबद्ध होकर के खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं महादेव पर जलाभिषेक करने। वहीं कानपुर के ऐतिहासिक श्री आनंदेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भीड़ है और माना जा रहा है कि आज करीब 3 लाख शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अयोध्या की भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राम की नगरी में भी आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं का हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है। देश भर में अलग अलग शिवालयों में भक्त पहुँच रहे हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा से शिव की आराधना कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, दूधेश्वर नाथ मंदिर और आनंदेश्वर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर और नागेश्वर नाथ की भी तस्वीरें, जहां शिव भक्त पहुंचे हैं और जलाभिषेक किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर नाथ महादेव, आनंदेश्वर महादेव और दूधेश्वर नाथ महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कहते हैं भगवान शिव बहुत भोले हैं, सिर्फ एक लोटा जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यही वजह है कि लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर है, यूपी विधानमंडल सत्र से जुड़ी हुई। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। तो आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामला हो, जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर नीट पेपर लीक, इन्हीं के आधार पर हंगामे का आसार बनता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा और विधान परिषद में हंगामे के आसार बन रहे हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सेशन के बीच आज से यूपी विधानमंडल का भी मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से संसद में विपक्ष के खिलाफ हमलावर है, वैसे ही सपा का स्टैंड विधानसभा और विधान परिषद में देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट में तो अखिलेश यादव ने पार्टी की ओर से मोर्चा खोल रखा है, तो विधानमंडल में एसपी के प्रदेश नेता योगी सरकार पर हमला करने के लिए तैयार हैं। सदन में यूपी सरकार को घेरने के लिए अखिलेश यादव ने रविवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक की, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे और योगी सरकार को विधानमंडल में घेरने के लिए रणनीति पर मंथन हुआ। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। यूपी विधानमंडल का सत्र सुचारू रूप से चले, सत्ता और विपक्ष में किसी मुद्दे पर गतिरोध न हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रविवार को सर्वदलीय बैठक भी की गई, जिसमें मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी कांग्रेस शामिल हुई। मीटिंग में एसपी विधायक संग्राम सिंह और कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना भी बैठक में शामिल हुए। साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी शिरकत की। ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में सदन की गरिमा बनाए रखने, जनहित के मुद्दों पर सार्थक सकारात्मक चर्चा करने और विधायी कार्यों पर चर्चा हुई। हम सभी से ये अपील करेंगे कि वर्षाकालीन सत्र छोटा सत्र है,
जिस तरीके से जो हमारे पास बिजनेस है उसी हिसाब से सत्र आहुत किया जाता है और सभी का हमने सहयोग मांगा है। सभी लोग सदन चलाएं, सहयोग करें। यूपी विधानमंडल का मॉनसून सेशन हंगामे की भेंट ना चढ़े, इसको लेकर सरकार की ओर से पूरी कवायद की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि विपक्ष का क्या रुख रहता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सेशन महज 4 दिनों का है, लेकिन इन 4 दिनों में विपक्ष के हंगामे के पूरे आसार भी हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता वाराणसी से आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं, तो वहीं अभिषेक सिन्हा हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष के पास चलते हुए, आशुतोष, आज सावन का पहला सोमवार है और काशी से क्या अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए महादेव के सबसे प्रिय मां यानी सावन के पहला सोमवार है और ऐसे में महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ये गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं और यहीं से महादेव के दरबार में जो लोग हैं वो प्रवेश करते हैं और इस दरबार के बाहर कितनी भीड़ है, कैसी भीड़ है, वो भी उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप बाहर चारों तरफ अगर आप देखें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ इस वक्त आपको नजर आएगी। देखिए, आज सावन के पहले सोमवार पर मंगला आरती होती है और मंगला आरती के बाद से जो बाबा के कपाट होते हैं वो खोल दिए गए और उसके बाद जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो शुरू हो चुका। और आपको बता दें कि देर रात से ही यहाँ पर जो भक्त थे वो बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के बाहर यहाँ पर मौजूद थे। और सब देखिए, आप तस्वीरें ये देखिए कि लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में, आप मेरे पीछे देखते जाइए, 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसी ही भीड़ आपको नजर आएगी। जो लोग हैं वो भूखे प्यासे नंगे पांव बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मंदिर परिसर से लेकर गोदौलिया चौक तक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ये दूरी है और चारों तरफ आपको कुछ ऐसी ही जो भीड़ है वो नजर आ रही होगी। देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में इसमें जैन जी भी है, जिस जैन जी की आजकल खूब चर्चा हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, महादेव के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें भी करेंगे। भैया 3:30 बजे से लाइन में लगे हैं, 3:30 बजे से लाइन में लगे हैं पर शरीर काम नहीं कर रहा। अभी भगवान का दर्शन नहीं मिला, वैसे दर्शन नहीं मिला है, लेकिन दर्शन होगा। कितना इंतजार रहता है सावन के पहले सोमवार का? बहुत इंतजार रहता है, बहुत इंतजार करते हैं। कई साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ से मिलने का इंतजार रहता है। आज के दिन का कितना महत्व होता है? खासतौर से देखिए, महिलाओं की बात होती है, कहा जाता है कि सावन के पहले सोमवार पर व्रत करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, बाबा बहुत दयालु है बाबा, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतनी भीड़ भाड़ में भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी, सुबह से ही आप लाइन में हैं? हाँ, 2 बजे रात से ही है। 2 बजे रात से? जी हाँ। तो आप ये समझिए कि इनकी जो भक्ति है किस तरीके से आपको समझ में आ रही होगी कि भोर के लगभग 2 से 3 बजे से ही यहाँ पर जो लाइन थी यानी भक्तों की वो लग गई थी और अभी भी लोगों को महादेव के दर्शन का इंतजार है, लेकिन महादेव के दर्शन अभी नहीं हो पाए हैं। बावजूद इसके पूरे धैर्य के साथ ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर सावन के सोमवार की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में खासतौर पे इंतजामात किए गए हैं। प्रोटोकॉल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी वीवीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ जो सामान्य श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको ही दर्शन पूजन की इजाजत है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कड़कड़ में शिव है और इसी वजह से वहां पर तो अनोखी भक्ति देखने को मिलती है। महादेव के प्रिय नगरी के बाद अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा मौजूद है। अभिषेक, इस वक्त तो हर हर महादेव की गूंज ही सुनाई दे रही होगी, जरा बताइए कि हरिद्वार में कैसी तस्वीर है? कांवड़िए भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं जल लेने के लिए, उनके लिए क्या विशेष प्रबंध आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। मैं इस समय बेहद पौराणिक स्थल पर हूँ, भगवान शिव की ससुराल में हूँ, जहाँ कनखल में इस समय मौजूद हूँ। दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है और आप पीछे देख सकते हैं। सबसे पहले ये वो पौराणिक स्थल है जिसका इतिहास में बहुत सारी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव के साथ माता सती की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, दक्ष प्रजापति राजा की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ मेरे
साथ एक और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं और कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये भोलेनाथ की ससुराल है, कनखल क्षेत्र, और यहाँ दक्ष मंदिर है। दक्ष मंदिर में ये पुराणों में इनका वर्णन है, यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है और कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ को दूध, दही, घी, बेलपत्र, शक्कर, गुलाब जल आदि का भोलेनाथ को अगर अभिषेक किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग सुबह 3 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं और आके अपनी बारी का इंतजार करके कहीं ना कहीं गंगा जल यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है और ऐसा ही वरदान उन्होंने राजा दक्ष को दिया था कि 1 महीना श्रवण मास में वो यहीं पे विराजमान रहेंगे और सृष्टि का संचालन करेंगे। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस कदर से सुबह 3 बजे से लाइन में लोग लगे हुए हैं अपने अपने इंतजार में भोले महाराज के दर्शन के लिए। आप कहाँ से पहुंचे? कांदला से आए जी। कब से लगे हैं कि भक्त कितने ज्यादा भक्तिमय है और हौसला उनका कितना ज्यादा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि दर्शन उनके हो पाए, जलाभिषेक वो करवा पाए। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये अद्भुत तस्वीरें दिखाने के लिए। और बड़ी खबर यह कि 3 राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उनकी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको ये बताते चले कि बिहार के बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में भी काउंटिंग हो रही है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की किस्मत दांव पर है। तो हॉट सीट है बिहार का बांकीपुर, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि नितिन नवीन की ये पारंपरिक सीट है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। नीरज सिन्हा जो कि बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक भी यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। तो एक तरीके से लिटमस टेस्ट यहाँ पर प्रशांत किशोर की किस्मत का आज होने वाला है और उनकी तरफ से कई बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। तो आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा और साथ ही साथ जन स्वराज की किस्मत का भी कि आगे किस तरीके से वो अपने राजनीतिक करियर को लेकर जाने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का दतिया भी अपने आप में बेहद चर्चा का विषय रहा है। आपको याद होगा नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद समर्थकों ने वहां पर भारी हंगामा किया। उसके बाद खूब सारा विवाद हुआ, बवाल हुआ। फिर तो हालात ऐसे भी हुए कि नरोत्तम मिश्रा की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन कुल मिलाकर के आपको ये बताते चले कि इन तीनों सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहीं की है तो वो बिहार का बांकीपुर सीट ही है। बांकीपुर सीट जहां पर अभिषेक बंटी को पहले तो टिकट दिया गया था, फिर उन्होंने टिकट वापस कर दिया, जिसके बाद नीरज सिन्हा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। उम्मीदवार बदलने को लेकर के भी यहाँ पर काफी ज्यादा संग्राम हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे जैसे वोटों की जो गिनती है वो आगे बढ़ेगी, आखिरकार आम जनता ने किसको मौका दिया है वो पता चलेगा। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, यहाँ पर 3 ऐसी सीटें जो कि बिहार के बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया सीट और गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट, जिस पर वोटिंग हुई थी, जिसके आज नतीजे आ रहे हैं और ऐसे में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। देखना बहुत अहम होगा कि जैसे ही पिटारा खुलता है आखिरकार आम जनता का जो मैंडेट है वो किसके पक्ष में जाता है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत भी जुड़े हुए हैं। साकेत, आज किस्मत का फैसला होने वाला है प्रशांत किशोर की। उनकी तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, जीत का दावा वो शुरुआत से पेश कर रहे हैं, लेकिन आज कितनी बड़ी परीक्षा उनकी होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल बड़ी परीक्षा है प्रशांत किशोर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। लगभग 30 साल से पहले उनके पिताजी और फिर नितिन नवीन खुद यहाँ से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी साख दांव पर है और साथ ही साथ प्रशांत किशोर की तो पूरी राजनीति इस जीत हार से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई, उनके लगभग सभी जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तो ऐसे में अब खुद प्रशांत किशोर मैदान में है। आज बांकीपुर में उनके भाग्य का फैसला होना है। अब देखिए, एएन कॉलेज के पास अभी हम मौजूद है, जो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर है। यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद यूं कहे कि अब बस अब शुरू होने वाला है जो काउंटिंग है। पहले यहाँ पर 14 ऐसे टेबल बनाए गए हैं जिस पर काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है और इसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद जो रुझान है वो यहाँ पर आने लगेंगे। और तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में तैनाती
जाती है। यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं दी जा रही है। जो भी पुलिसकर्मी है वो यहाँ तक मौजूद है, बैरिकेडिंग किया गया है। हर कोई भी जो इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, मतगणना में हिस्सा ले रहे हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी बाजाबता यहाँ पर चेकिंग हो रही है और इसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जो एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है वहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। 14 टेबल पर यह काउंटिंग होगी। इसके नतीजे जो है लगभग 12 बजे के आसपास साफ होने लगेंगे कि आखिर इस सीट पर किसकी जीत हुई है, क्योंकि वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है। इस वजह से लगभग 1,30,000 वोटरों ने मतदान किया है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। लेकिन सब जन स्वराज के लिहाज से भी, क्योंकि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी, क्योंकि नितिन नवीन की सीट, उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे। अभिषेक बंटी को टिकट मिला, फिर उन्होंने टिकट वापस किया, फिर नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में रहे। आज देखना होगा कि जनता ने क्या फैसला सुना है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाकी वो सीट और उपचुनाव की खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन सियासत तब गर्मा गई जब नगर निकाय के अधिकारी की हत्या हो गई। और इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर तीखे वार किए हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर। कहाँ से कौन है विधायक? वो टिहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था। और ये बिहार पुलिस तो विधायक को बचाना चाहती है। जो लोजपा एनडीए के विधायक हैं सोनू सिंह, इसकी जांच जो है सीबीआई से हम लोग कराने की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औची राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, न कि ऐसी औची राजनीति पर हम विश्वास करते हैं। बिहार में डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या को लेकर सम्राट चौधरी सरकार घिर गई है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या को लेकर पुलिस जो थ्योरी दे रही है, उसमें हत्या का आरोपी विमल कुमार का सरकारी ड्राइवर है। बिहार पुलिस के आईजी विकास वैभव ने मर्डर स्पॉट का जायजा लेने के बाद ड्राइवर को हत्या का आरोपी बताया। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया 1 अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है, और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था। लेकिन बिहार पुलिस की इस थ्योरी को मारे गए कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की पत्नी ने खारिज कर दिया। मृतक अधिकारी की पत्नी ने ड्राइवर के साथ साथ डेहरी के स्थानीय विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह को जिम्मेदार बताया। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर। कहाँ से कौन है विधायक? वो टिहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था। साहब को अपाची वाला मारा, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के पकड़ दिया। मृतक सरकारी अधिकारी की पत्नी के बयान के बाद तेजस्वी यादव एक्शन में आए। तेजस्वी यादव ने विमल कुमार की पत्नी से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया और सम्राट चौधरी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। अच्छा, ने हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे, और ये जो सोनू सिंह है उसके खिलाफ अभी तक नेम्ड एफआईआर नहीं हुआ है ना? नहीं पता क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम नहीं जानते। नहीं, हम आप घरी में हम लोग सब लोग हैं साथ में। सरकारी अफसर की पत्नी से लेकर तेजस्वी यादव सबके निशाने पर डेहरी के स्थानीय विधायक सोनू सिंह हैं। बड़ी बात यह है कि जिस रात विमल कुमार की हत्या हुई उस दिन डेहरी में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में वो विधायक सोनू सिंह के साथ मौजूद थे। विधायक का कहना है कि उनका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और वो भी निष्पक्ष जांच के पक्ष में हैं। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औची राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है, रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए
मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, न कि ऐसी ओछी राजनीति पर हम विश्वास करते हैं। इस बीच कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के खिलाफ बिहार के नगर निकायों के अधिकारियों ने पटना में प्रदर्शन किया और सरकार से जवाब मांगा। मॉनसून सत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से सरकार को घेरना है, उन मुद्दों को लेकर भी बातचीत होनी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के ऑफिस में ये अहम बैठक होगी। संसद के कार्यवाही के तीसरे सप्ताह के पहले दिन की तस्वीर क्या होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बीता 2 हफ्ता हो हल्ला हंगामे की भेंट चढ़ गया। कई सारे मुद्दे को लेकर के विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक रहा, जिसमें नीट पेपर लीक, पैलेट गन का मुद्दा हो या फिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा। इसको लेकर के सदन की जो कार्यवाही है वो बार बार बाधित हुई। लेकिन आज देखना होगा कि क्या रणनीति होती है विपक्ष की, सत्ता पक्ष की। संसद के मॉनसून सेशन का आज तीसरा हफ्ता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन हंगामेदार रहा, उसको देखते हुए संसद में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए लगातार रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। सदन में विपक्ष की रणनीति कैसी रहेगी, इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के फ्लोर लीडर आपस में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी और आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शुक्रवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद परिसर में चंदा चोरी पर नाटक किया था। उस पर जो एफआईआर हुई है, उसको लेकर संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। विपक्ष फिर से चंदा चोरी पर सरकार से चर्चा की मांग कर सकता है। पिछले 2 हफ्ते थे, उसमें सेशन फुल टाइम चलना चाहिए मेरी अपेक्षा थी, पर वो नहीं चल सका। जरूर ये जो तीसरा वीक है और हम सभी रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि ये वीक में एक पॉजिटिव डिस्कशन और अच्छे बिल्स, एफसीआरए बिल हो, एमएसएमई बिल हो या डिमांड फॉर ग्रांट हो, इस पे एक अच्छा डिस्कशन इस आने वाले सप्ताह में चले, ये हमारी अपेक्षा है। केंद्र सरकार इस हफ्ते संसद में विवादित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए संशोधन बिल पेश कर सकती है। सदन में एफसीआरए बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल पार्लियामेंट चलेगा। अभी हम लोगों ने 2 बिल पास करा लिया है, अभी कुछ बिल और आएंगे जिसमें एफसीआरए भी है और ये सब बिल भी पास होंगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मेजॉरिटी है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और ये बिल हम पास करा लेंगे। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अब केवल 2 सप्ताह बचे हैं, जिसमें 10 बैठकें होनी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लाएगी या नहीं। और चलिए अब बात करते हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की, जिनके ऊपर चप्पल फेंकने की घटना हुई थी और उसके बाद में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पप्पू यादव पर यह हमला किसी साजिश के तहत हुआ या फिर सनातन के अपमान को लेकर के शख्स इतना नाराज था कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस अब हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। हुआ पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के, उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान कराए? निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से सनातन के अपमान पर सवाल जवाब का दौर तो महज 15 सेकंड का रहा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे यहां निर्दलीय सांसद का घर अखाड़े में तब्दील हो गया। जैसे ही एक शख्स ने पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी, तो वैसे ही यहां पर पहले से मौजूद समर्थक न आव देखा न ताव और चप्पल फेंकने वाले शख्स की पिटाई करने लगे। कैमरे के सामने बेकाबू समर्थक लगातार इस शख्स को पीटते रहे। तब ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी फौरन एक्शन में आए, लेकिन समर्थकों के आगे आरोपी को बचाने में उनके पसीने छूट गए। फिर जैसे तैसे करके आरोपी को समर्थकों के चंगुल से बचाया।
सांसद महोदय ने पिछले दिनों संसद परिसर में भगवा कपड़े में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक नाटक किया था, जिसमें उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी मौजूद थे और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दान पेटी में पैसे दिए थे। उसके बाद पप्पू यादव ने दान पेटी से पैसा चोरी करने का ड्रामा किया था। उसको लेकर पप्पू यादव पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसी सियासी एपिसोड पर निर्दलीय सांसद ने रविवार को अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़ा बवाल हो गया। मीडिया से बातचीत के दौरान एक शख्स ने भगवान के अपमान को लेकर पप्पू यादव से सवाल पूछा, लेकिन ये बात सांसद को नागवार गुजरी और शख्स से तू मैं करने लगे। तब सवाल पूछने वाला शख्स आपे से बाहर हो गया और देखते ही देखते पप्पू यादव पर चप्पल फेंक दी। उसके बाद समर्थकों ने आस्तीन चढ़ा ली, आरोपी की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद सांसद के सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी गार्ड ने आरोपी को बचाया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक पप्पू यादव की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल विक्रम ने पुलिस को एक चाकू भी दिया है और बताया है कि यह चाकू सुमित के पास से बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि अभी तक पप्पू यादव की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। जिस शख्स ने सांसद पप्पू यादव पर हमला किया था, उसकी पहचान 34 साल के सुमित के तौर पर हुई है, जो यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। जिसकी हार्डवेयर की दुकान है, वो अपनी गाड़ी से बुलंदशहर से दिल्ली आया था। सुमित के साथ उसका एक साथी हैप्पी शर्मा भी था। फिलहाल पुलिस सुमित के साथी के रोल की जांच कर रही है और चाकू के बारे में भी पता लगा रही है। और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से जब इस हमले को लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत ने खास बातचीत की, तो इस दौरान उन्होंने बातचीत में हत्या की साजिश का गंभीर आरोप लगा दिया। और नवभारत से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने बीजेपी के ऊपर भी हमला किया और चंदा चोरी मामले में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सर ये बताइए किस तरीके से और किन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया? सर सब तो थे ही ना। आज जनता नहीं होती मैं बोल नहीं पाऊंगा सर। आज जनता नहीं होती तो हम नहीं बचते। लगातार बाहर बैठे संत, कई बाबा बोल रहे हैं कि जला दो, कई लोग बोल रहे हैं मार दो, कई लोग बोल रहे हैं बाहर से ही लोग मरवाना चाहते हैं। कल मेरे बच्चों के घर पे जाके धमकी दिए। क्यों सर? काहे मेरे बच्चों के घर पर आप गए? गलती यदि मैंने, आपको लगता है कि मेरा आवाज उठाना गलत है क्या? हनुमान जी को नचाओ तब ठीक, राम की पतंग उड़ाओ तो ठीक, चंपत राय सबकी चोरी कर ले तो ठीक, गिरिया जब कोषाध्यक्ष सब कुछ गायब कर दे तो ठीक, शंकराचार्य पर हमला करो ठीक, बद्रीनाथ की चोरी कर लो ठीक,